बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी एकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का कट्टा लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊँगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सा वस्तु लेकर आऊँगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर ज़रा सावधान रहना, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूँगा। अब मैं चलता हूँ। लकड़हारा लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। काफी देर के बाद एक धनी आदमी की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शकल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वह धनी आदमी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ऐ लकड़ी वाले, सारी लकड़ियाँ बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के हुजूर। 2 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, तुम लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा मोहन अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है करके सोचते हुए धनी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियाँ यहीं छोड़ दो और तुम जाओ अब, जैसी हुजूर की आज्ञा। कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब कमबख्त लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियाँ उतार रहा था ताकि घोड़े को साथ ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियाँ बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियाँ बेची है। सारी लकड़ियाँ ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियाँ बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? धनी राम की बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। हुजूर, आप यहाँ क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊँगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस धनी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच जी को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया।
लकड़हारे को अपने सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ओह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा मोहन अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो, बापू यह क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ भी नहीं था और आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। मोहन ने सारी आप बीती रिया को सुनाई। सारी बातें सुनकर रिया ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, आप ज़रा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण मोहन चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर रिया बोली, बापू तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूँ। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा बेटी। रिया ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि वह बेईमान धनी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में ही वो बाजार पहुंच जाती है। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज़ भी वह धनी आदमी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही रिया की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार भेज दिया मेरे लिए। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी व्यक्ति रिया के पास पहुंचा। अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियाँ बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है, मंजूर हो तो बोलिए। यह लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। धनी राम सोच ही रहा था कि रिया बोल पड़ी। क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज़ दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनी राम की बात सुनकर चतुर रिया चौंक उठी। तो ये वही बेईमान धनी आदमी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। रिया सोच ही रही थी कि तभी धनी व्यक्ति बोल पड़ा। अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो ये कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। रिया की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अब अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। रिया भी अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। रिया सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं? बिल्कुल ही भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ, अभी गधा बांध देती हूँ। और रिया ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर, लाइए अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी।
और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने भी तो मुझसे यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे, इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ है। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दे दीजिए और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। रिया की बात सुनकर धनी के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की, तुम्हारी यह मजाल। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। बक नहीं रही हूँ सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। रिया भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीज़ें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी। लगता है आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके छोड़ेगी। रिया और धनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और रिया ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ हाँ, मिलना चाहिए सेठ। कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही धनीराम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग रिया और धनीराम के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुँचे, जो धनी का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे और ये बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि मुँह गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर और मेरा हक दिलवाइए। हम सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह धनी ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनी दे रहा उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने रिया को बहुत समझाया तब। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। धनीराम रिया की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह कीमत स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज़्यादा है हुजूर। यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज़्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाएं। घर में मेरे बापू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनीराम से कहना पड़ा, सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर धनीराम के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या न करता, उसे रिया द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, ये 50 सोने के सिक्के
लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज़्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज़्यादा चतुर हूँ। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लो। रिया की बात सुनकर धनीराम के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्रा वापस ले ली जाए। कुछ पल सोचकर धनीराम बोल पड़ा। अरे बेवकूफ़ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। रिया भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी यह कि यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वे हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके इस मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ धनीराम मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के के जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, एक कैसा घना मक्के का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। धनीराम का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरी मक्के के जंगल में घुस गई और सारी बकरियां गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक न मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर मक्के का आटा पिसवाकर मैंने बाकी मक्के अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थी, मक्के की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसवाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी, अभी बनाकर लाती हूँ। लीजिए, पेट भरकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कौरे ही खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी। और मैं पूरी तरह से घबराया हुआ। हे भगवान, इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? अरे, ये तो हमारे मक्के के जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं, मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच जी तुरंत बोल उठे। मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनी। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी बोल उठे।
धनी की क्या नहीं बेफिजूलती है। सौरभ तभी हमने देखा ना सुना। सब तो नहीं हो सकता सेठ जी। वाह, बन गया मेरा काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। धनीराम इतना सोच ही रहा था कि रिया बोल पड़ी, वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई ज़्यादा मज़ेदार घटनाएं घटती रहती होगी। अच्छा, तो फिर मैं जीता। लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। रिया ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। इस कपास की पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपने छांव के ठंड में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। और जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़ों पर लाद दिया। भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी, अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। रिया की कहानी सुन सरपंच समेत वहाँ के सारे आदमी चौंक पड़े। हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल ही गया। क्या? कौन है वो खूनी दरिंदा बेईमान? और कोई नहीं हुजूर, यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। है हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा तभी सच नहीं हो सकता। यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। रिया की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपनी ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही रुई से लदे 50 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि रिया बोल पड़ी, क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? रिया की कहानी जल्द ही सरपंच जी की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फांसा है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच ही रहा था कि तभी धनीराम ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच जी की ओर देखा। मेरी तरफ मत देखिए जेठ जी, चल नीचे जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही है झूठ? बेचारे धनीराम के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा, भगवान करे तेरी जुबान टूट कर गिर जाए झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनीराम ने चुपचाप 500 सोने के सिक्के से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सोने के सिक्के की थैली, और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो।
मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमज़ोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा सेठ, अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और रिया भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है, अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर। अरे उसके साथ गधा तो है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ, सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब रिया ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाई तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न रहा। लकड़हारे खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है।